हातिम रमीजों की रियासत पहुंचने के लिए जादुई नक्शा हासिल करने के लिए जुआगंज पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें बादशाह बुलंद तकदीर के साथ 3 बाजी खेलना होता है। तभी हातिम पहली बाजी खेलने के लिए खुद को दांव पर लगाते हैं। तभी खेल शुरू होता है। तभी बादशाह पासा फेंकते हैं। पहले हातिम 5 बोलते हैं। तभी पासा फेंकने पर पासे में 7 आता है, जिससे हातिम वो बाजी हार जाते हैं और बुलंद तकदीर पहली बाजी जीत जाता है। तभी बादशाह बोलता है, बोलो हातिम, तुम्हारे पास 2 और मौके हैं, तुम इन मौकों में से किसको दाव पर लगाओगे। तभी होबो के कहने पर हातिम मजबूरी में होबो को दाव पर लगाते हैं। उसके बाद हातिम अगले पासे में 6 मांगते हैं। तभी बादशाह 3 मांगता है। तभी पासा फेंका जाता है और पासे में 3 आ जाता है, जिससे हातिम दूसरी बाजी भी हार जाते हैं और बादशाह बुलंद तकदीर जीत जाता है। अब हातिम के पास तीसरी और आखिरी बाजी थी। तभी बादशाह कहता है, खेलो हातिम, अगर ये बाजी तुम जीत जाओगे तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मैं वापस कर दूंगा, तुम्हारी हार को भी माफ कर दूंगा। लगा दो हातिम, शहजादी को दाव पर लगा दो। तभी हातिम कहते हैं, लगता यह खेल जीतना बहुत ही मुश्किल है। और हातिम साना को दाव पर नहीं लगाते हैं और ये तीसरी बारी नहीं खेलते हैं। तभी बादशाह कहते हैं, हातिम तुम्हें ये तीसरी बाजी तो खेलनी होगी, क्योंकि तुम अब हमारे गुलाम हो। तभी हातिम कहते हैं, बादशाह आप चाहो तो अभी मुझे सूली पर चढ़ा दो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर सानिया को दाव पर नहीं लगा सकता। तभी बादशाह कहते हैं, कमबख्त तुम्हारी ऐसी जिद, सिपाहियों इसे इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दो। तभी सानिया के कहने पर बादशाह उन्हें रात तक का मोहलत देते हैं और कहते हैं, अगर तुम हातिम को मना लो तो ठीक है, वरना अगली सुबह मैं तुम दोनों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। उसके बाद उन दोनों को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। तभी होबो कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हातिम, हमने इतनी आसानी से हार क्यों मान ली? तुमने उस जुआरी की गुलामी क्यों कबूल कर ली हातिम? उसका सर काट देना चाहिए था, लेकिन तुम तो खामोश खड़े थे ना ही तुम तलवार निकाले और ना ही मुझे तलवार निकालने दिए। तभी हातिम कहते हैं, गुस्से में आने से कोई फायदा नहीं है होबो, अगर मैं चाहता तो बुलंद तकदीर को मुझे कभी भी गुलाम नहीं बना पाता। अगर मैं अभी भी चाहूँ तो उसके कैद से आज़ाद होकर यहाँ से फरार हो सकता हूँ, लेकिन आज़ादी और जान बचाना हमारा असली मकसद नहीं है, बल्कि हमारा असली मकसद है बुलंद तकदीर से वह जादुई नक्शा हासिल करके रमीजों की रियासत तक पहुँचना और साइना के घर वालों की जान बचाना। इसलिए मैं ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहता हूँ जिसकी वजह से हम वह जादुई नक्शा हासिल करने में नाकामयाब हो जाएं और बाद में हमें पछताना पड़े। तभी हातिम को उस कैद खाने में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी हातिम उसके पास जाते हैं। तभी वह कहता है, हरा दिया ना बुलंद तकदीर ने, बना लिया ना अपना गुलाम तुम्हें, मेरी ही तरह सड़ोगे इस कैद खाने में, नहीं हरा सकता, उस मक्कार को कोई नहीं हरा सकता। तभी हातिम पूछते हैं, कौन है आप बाबा? तभी वह बताता है, इस रियासत का असली बादशाह करमुद्दीन, और कहता है, विश्वास नहीं होता ना मेरी ये हालत देखकर, मगर ये सच है। और बादशाह करमुद्दीन कहते हैं, बहुत गुरूर था अपने इस खेल पर, मेरी मुट्ठी में कैद मेरे पास से जो सामने पड़ते कि सामने वाले की हार और मेरी जीत तय हो जाती थी। बड़े से बड़ा जुआरे भी मेरे सामने टिक नहीं पाता था, मगर जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी मैं हार गया। उस बुलंद तकदीर के हाथों मेरा खजाना, मेरे सैनिक, मेरी दासियां, मेरा राजपाट सब कुछ जीत लिया बुलंद तकदीर ने। और बादशाह कहते हैं, जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि उस मक्कार के पास जो पासा है वह कोई साधारण पासे नहीं है, बल्कि वह एक जादुई पासा है, जिससे वह चालबाज लोगों को हराकर उन्हें अपना गुलाम बनाता है। और इसीलिए वह उन पासों को अपने पास ही रखता है, अपने पास से कभी अलग नहीं होने देता, हर वक्त उसे अपने मुट्ठी में कैद रखता है। तभी हातिम के पूछने पर बादशाह बताते हैं, जब मैं जुए में अपना सब कुछ हार गया, उसने मुझे इस कैद खाने में कैद कर लिया। तब उस मक्कार ने मेरे जख्म पर नमक छिड़कते हुए बताया कि मेरे पास जो पासा है वह कोई मामूली पासा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बुलंद तकदीर अपने दासियों को कुछ कपड़े देता है और कहता है, जाकर साइना को दे दो और कहो कि मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसकी दासियाँ उस कैद खाने में आती हैं और साइना को वह कपड़ा देकर चली जाती हैं। तभी हातिम एक तरकीब निकालते हैं और उन कपड़ों को साइना के बजाय होबो को पहनने के लिए कहते हैं। उसके बाद होबो वह कपड़ा पहनकर बुलंद तकदीर के हरम में जाता है। तभी बुलंद तकदीर कहता है, तुम ये चेहरे पर कपड़ा क्यों लगाई हो? तभी होबो कहता है, अगर आप हमारा चेहरा देखेंगे ना तो आप हिल जाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है मैं वैसी नहीं दिखती हूँ ना जैसा आपने सुबह देखा था। तभी बुलंद तकदीर कहता है, अरे सुबह तो हमने आपको देखा ही कहा था, उस वक्त तो हमारा सारा ध्यान खेल और पासों पर टिका हुआ था। तभी साइना बनी होबो कहते हैं, अरे ये क्या बादशाह हुजूर, आप हर वक्त पासे पासे लगाए रखते हैं,
आप मुझसे ज्यादा तो इस पासे से प्यार करते हैं। हम यहाँ खड़े हैं और आपके हाथों में वे पासे हैं। और वो कहता है, जब तक आपके हाथों में वे पासे हैं तब तक हम अपना नकाब नहीं हटा सकते। तभी बुलंद तकदीर उन पासों को अपने तकिए के नीचे जाकर रख देता है। उसके बाद होबो बुलंद तकदीर से पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं और इसी का मौका देखकर होबो उस तकिए के नीचे रखे पासे को अपने पासों से बदल देता है और उस पासे को लेकर दोबारा उस कैद खाने में चला जाता है। उसके बाद होबो हातिम को बताता है कि काम हो गया, बुलंद तकदीर का यह जादुई पासे मैं लेकर आया हूँ और बादशाह करमुद्दीन के साधारण पासे वहाँ छोड़कर आया हूँ। उसके बाद अगली सुबह वह तीसरी बाजी शुरू होती है। तभी बादशाह बुलंद तकदीर हातिम से कहता है, मांगो क्या मांगते हो हातिम। तभी हातिम कहते हैं, पहले आप मांग लीजिए बादशाह हुजूर। तभी वह कहता है, मेरी बुलंद तकदीर नौ मांगता है। तभी हातिम की बारी आती है। तभी हातिम कहते हैं, मैं क्या मांगू बादशाह हुजूर, आपसे जीतना तो नामुमकिन है। तभी बादशाह तकदीर कहता है, चलो मैं तुम्हें जीतने का और बड़ा मौका देता हूँ। अगर 9 आया तो जीत हमारी, अगर 9 के अलावा कोई भी पासे आए तो जीत तुम्हारी होगी। उसके बाद वह पासे फेंकता है। तभी पासे में 6 आ जाता है और ये देखकर बुलंद तकदीर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज उसके पासे उसके मर्जी के खिलाफ आए थे और वह ये बाजी हार जाता है और हातिम जीत जाते हैं। तभी हातिम कहते हैं, आप कुछ समय पहले बादशाह बुलंद तकदीर थे, मगर आप मेरे गुलाम हैं और गुलामों के सर पर यह ताज शोभा नहीं देता। उसके बाद हातिम उसके सर से उसका ताज निकालते हैं। तभी बुलंद तकदीर कहता है, ये सब नहीं हो सकता, मेरे पासे मुझे धोखा नहीं दे सकते। जरूर तुमने धोखा किया है, यह मेरे पासे नहीं है, मेरे पासे को किसी ने बदल लिया। तभी हातिम उसके जादुई पासे को बुलंद तकदीर को दिखाते हैं और हातिम कहते हैं, यह रहे आपके जादुई पासे, देखने में तो मामूली हैं, लेकिन आपके हुक्म मानते हैं। इन्हीं पासों से आप सबको ठगते आए थे ना। उसके बाद हातिम उससे वह जादुई नक्शा मांगते हैं। उसके बाद वह जादुई नक्शा उसे दे देता है। वह दूसरी तरफ रमीजों की रियासत में रमीजो चंचला के पास जाता है और उसे कपड़े देता है और कहता है, चलो तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। 24 घंटे की मोहलत दी थी ना मैंने, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अपना जिद छोड़ दो चंचला, अब तुम्हें मेरे साथ शादी करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझसे शादी कर लो, मुझसे बचाने के लिए कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा तुम्हारे पास। उसके बाद रमीजो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और उनके साथी वह नक्शा मिल जाता है और वे उस नक्शे में रमीजो की रियासत तक पहुँचने का रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें रमीजो की रियासत का पता मिल जाता है, जो कि झिलमिस्तान होता है। तभी हातिम कहते हैं, इनमें तो वह 4 स्तंभों वाला खुफिया रास्ता तो नजर आ ही नहीं रहा है। तभी अचानक वह जादुई नक्शा बोलने लगता है, जंतर मंतर काली कलंतर, बोलो तुम्हें क्या राज बताऊं। तभी हातिम कहते हैं, ये जादुई नक्शे हमें झिलमिस्तान जाने वाला 4 स्तंभों वाला खुफिया रास्ते के बारे में बताओ। तभी वह जादुई नक्शा बोलता है, जो भी है वह मुझ में है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सुनो गौर से राज बताऊं, झिलमिस्तान में मैं ले जाऊं, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर के दाएं को नीचे के बाएं से, नीचे के दाएं से ऊपर के बाएं को, चारों कोनों को आपस में मिलाओ, अपनी मंजिल खुद तुम पाओ। जंतर मंतर काली कलंतर, मैं तुमको राज बताया। तभी होबो कहते हैं, हातिम यह नक्शा तो बोलता है, लेकिन क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हातिम कहते हैं, इसने कहा जो भी है मुझ में है, बाहर कुछ नहीं मिल सकता, यानी जिस 4 खंभों वाले रास्ते की हमें जरूरत है वह इसी में है। उसके बाद वह नक्शा जैसा भी बोला था, हातिम उस नक्शे के साथ वैसा ही करते हैं। ऊपर से नीचे को आओ, नीचे से ऊपर को जाओ, नीचे के बाएं से ऊपर के दाएं को, चारों कोनों को मिलाओ। तभी हातिम जैसे ही उन चारों कोनों को मिलाते हैं, वैसे वह जादू नक्शा एक जादुई द्वार बन जाता है। उसके बाद वे तीनों उस दरवाजे से होते हुए अंदर जाते हैं। वह दूसरी तरफ झिलमिस्तान में रमीजो चंचला से शादी करने के लिए जिद करता है। तभी अचानक वहाँ हातिम होबो और सानिया आती हैं। तभी रमीजो कहता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो। तभी हातिम कहते हैं, तुम्हारे जुल्मों का हिसाब चुकता करने के लिए आए हैं। छोड़ दो चंचला को, चंचला को छोड़ दो, चंचला को छोड़ दे शैतान, इंसान और शैतान का कोई मेल नहीं। तभी रमीजो कहता है, मैं शैतान नहीं हूँ। तभी होबो कहते हैं, ये अपनी शक्ल देख आईने में। तभी रमीजो खंजर को चंचला की गर्दन पर लगा देता है और कहता है, चंचला चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारा गर्दन काटकर घर से अलग कर दूंगा। तुम में से कोई भी इसे बचाने की कोशिश मत करना। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं चंचला से कितनी मोहब्बत करता हूँ। और वह चंचला को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हातिम तलवार से उस पर वार करते हैं।
तभी रमीजो और हातिम एक दूसरे पर तलवार से वार करते हैं। तभी उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है। काफी समय तक उन दोनों के बीच लड़ाई चलने के बाद हातिम रमीजो को हराकर उसके गर्दन पर तलवार लगा देते हैं। तभी रमीजो कहता है, मार दो मुझे, इस जिंदगी से जीने से मैं तंग आ चुका हूँ। मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। यहाँ मेरी असलियत कोई नहीं जानता है और ना ही जानना चाहता है। इसलिए तो चंचला ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ मेरी सूरत देखी थी। तभी हातिम कहते हैं, अगर तुम रमीजो हो, कोई शैतान नहीं, तो तुम शैतान बने कैसे और बताते क्यों नहीं? आखिर तुम्हें किस बात का खौफ है? तभी रमीजो कहता है, काश मैं सच्चाई बता पाता। तभी अचानक वह शैतान वहाँ आता है और कहता है, बताना भी मत, वरना तुम जानते हो कि क्या होगा। तभी हातिम कहते हैं, सच्चाई क्या है बताओ। तभी वह शैतान रमीजो से कहता है, सच्चाई मत बताना, सच बोलोगे तो तुम जलकर राख हो जाओगे। मगर जीना है तो जुबान खोलना मत, सच बोलना मत, जिंदगी है तो सब कुछ है। तभी रमीजो कहता है, शैतान कागा, आज तू मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकता। और वह कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं सच बोलते ही मर जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं सच बोलूंगा। और चंचला से कहता है, चंचला, मेरी इस हालत का जिम्मेदार ये शैतान है। इसी कागा की वजह से मेरा यह रूप बन गया है। तभी वह कहता है, खामोश, आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, अगर बोला तो जलकर राख हो जाएगा। तभी वह कहता है, जलकर राख होना मंजूर है। और बताता है, चंचला, यह कागा तुम्हें चाहता था, लेकिन तुमने इसके बदसूरती का मजाक उड़ाया। याद है न तुम्हें वह दिन जिस दिन हम दोनों तुमसे आखिरी दिन मिले थे ना? हमने इसके बदसूरती पर हंसा था और इसी कारण इसने अपने शैतानी ताकतों की मदद से मुझे बदसूरत बना दिया और उसने मुझे श्राप दिया, अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। और मैं ठीक एक ही शर्त पर हो सकता था, अगर तुम मेरी सच्चाई जाने बगैर मुझसे शादी कर लेती। इसलिए मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। इतना सच बताने के बाद रमीजो जलकर राख नहीं होता, बल्कि वह शैतान जलकर राख हो जाता है और रमीजो पहले की तरह हो जाता है। तभी वे लोग समझ जाते हैं कि वह शैतान झूठ बोल रहा था। तभी अचानक आसमान से आवाज आती है, सच कहने में ही राहत है। रमीजो ही तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब था हातिम। और इससे हातिम के 5वें सवाल का जवाब मिल जाता है। उसके बाद हातिम का अगला सवाल बताया जाता है, मुर्गाबी के अंडे जैसे मोती का राज क्या है? वहीं दूसरी तरफ हातिम के 5वें सवाल का जवाब मिलते ही दज्जाल की एक और ताकत उसके शरीर से निकल जाती है। तभी नजूमी कहता है, जादूगर बादशाह, ये क्या हुआ? आपकी एक और ताकत आपके शरीर से निकल चुकी है। हातिम 7 सवालों में से 5 सवालों का जवाब पा चुका है। तभी दज्जाल कहता है, तुम परेशान क्यों होते हो नजूमी? तभी नजूमी कहता है, अगर वह 6ठे सवाल का भी जवाब हासिल कर लिया तो? तभी दज्जाल कहता है, नजूमी, अगर वह सवाल का जवाब हासिल न कर सका तो? अगर हम अपनी खोई हुई ताकत को फिर से हासिल कर लें तो? इस हातिम नाम के दीवार को हमारे यहाँ सुनाना के बीच से हमेशा के लिए गिरा दे तो? तभी नजूमी पूछता है, मगर ये होगा कैसे? तभी दज्जाल कहता है, हातिम मोती ढूंढने जा रहा है, हम उसकी मंजिल बदल देंगे। हम अपनी जादू ताकतों से उसे उसके रास्ते से भटका देंगे, क्योंकि हातिम वह मोती हासिल करने के लिए कोहराम जा रहा है। हाँ, मौत की नगरी कोहराम। मौत की नगरी में हातिम कदम रखते ही हातिम के मौत का दरवाजा खुलेगा और दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाएंगे।